मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। आज इतिहास में पढ़ेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ एवं प्रणालियाँ, चाहे पद्धति है चाहे प्रणाली है। तो इसको 5 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ये सब हम लोग विस्तार से देखेंगे ये पद्धतियों को। सबसे पहले पद्धति हम देखते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति को देखेंगे। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह अवैज्ञानिक पद्धति है, यह एक तरह से शब्दकोशी पद्धति है। प्रश्न में आता है तो शब्दकोशी पद्धति किसे माना जाता है, तो वो वर्णानुक्रम पद्धति को माना जाता है। और कुछ विशेषताएं अगले पेज में देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति की विशेषताएं जो है, यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति माना जाता है। सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? ये वर्णानुक्रम पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। कौन किया है? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है अपने इतिहास लेखन। हम लोग देखेंगे कालानुक्रम पद्धति। इसकी परिभाषा है वह पद्धति जिसमें रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसे परंपरागत, इस कालानुक्रम पद्धति का दूसरा नाम परंपरागत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इतिहास लेखन में किसने किया था? तो वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कालानुक्रम पद्धति की विशेषताएं जो है, यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह अवैज्ञानिक पद्धति है, यह इतिहास लेखन में सबसे लोकप्रिय पद्धति माना जाता है। अगर क्वेश्चन में जाता है तो कौन सी पद्धति में सबसे लोकप्रिय पद्धति माना जाता है, तो वो है कालानुक्रम पद्धति। हम लोग तीसरा पद्धति देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। इसकी परिभाषा वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है, तो वह है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। पद्धति देखते हैं, समाजशास्त्री पद्धति। इसकी परिभाषा है वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन करके इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया है तथा समाज पर क्या प्रभाव डाला है, उसे समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया है तथा समाज पर क्या प्रभाव डाला है, उसे समाजशास्त्री पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया है। 5वां पद्धति हम लोग पढ़ेंगे विधेयवादी पद्धति। इसकी परिभाषा देखते हुए, यह वह पद्धति जिसमें जात, वातावरण, क्षण को ध्यान में रखकर रचनाकार एवं रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के जनक टेन को माना जाता है, जो आधुनिक इतिहासकार के जनक भी टेन को ही माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। विधेयवादी पद्धति की विशेषता देखते हैं हम लोग। यह इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति माना जाता है। इस पद्धति में रचनाकार एवं रचना की प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण किया गया है। इस पद्धति में रचनाकार की प्रतिभा एवं उसके युग को भी महत्व दिया गया है।
काल विभाजन करते समय योग एवं प्रवृत्ति दोनों को महत्व देते हुए दोहरा नामकरण किया गया है। इसका एक पद्धति हम लोग छोड़ दिए थे, वो है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति यह है वह पद्धति जिसमें कि रचनाकार एवं रचना का परिचय देते हुए उनका साहित्य शास्त्र व काव्य शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। किस पद्धति का प्रयोग किया है? आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। कौन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। पद्धतियां यहीं समाप्त होती है और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। कल पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के स्रोत।